श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यासाठी उपस्थित सर्व मान्यवरांचं झालेलं आहे। मी माननीय भूषण गोखले आणि संस्थेचे सचिव माननीय कुंदन कुमार साठे तो की त्यांनी सर्व मान्यवर अतिथींना घेऊन व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं। पण टाळ्यांच्या सर्व माननीय स्वागत करत आहोत। केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमित भाई शहा, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, जनरल नीरज गुरुचरण सिंह, माननीय खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधरजी मोहोळ, माननीय विनयजी सहस्त्रबुद्धे, माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, माननीय माधुरीताई, माननीय मेधा कुलकर्णी, या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। नमस्कार। थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठान आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे साम्राज्यात रूपांतर करणारे अजिंक्य सेनापती श्रीमंत यांच्या अश्वारूढ भव्य मूर्तीच्या अनावरण सोहळ्यास उपस्थित सर्व मान्यवरांचे मी मोहन शेटे संयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। आज पुणे शहराच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवून ठेवावा असा आनंदाचा दिवस उगवला आहे। मित्रांनो, हे पुणे शहर असे भाग्यवान आहे की श्री गजाननाची स्थापना केली आणि सोन्याचा नांगर फिरून ही भूमी पवित्र केली। पण एवढे करून ते थांबले नाहीत, तर या पुण्यभूमीत देशभक्तीची पेरणी करत देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काढलेलं होतं। आणि म्हणून याच भूमीमध्ये तानाजी मालुसरे असतील, मुरारबाजी असतील, बाजीप्रभू असतील, असे अनेक वीर निर्माण सांगायला अभिमान वाटतो की याच पुण्याच्या पवित्र भूमीमध्ये आजचे भारताचे लष्करी अधिकारी ज्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेतात, अशा नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये युद्धाचं प्रशिक्षण ते घेत आहेत। भूमीमध्ये आज श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण होत आहे। हा अत्यंत भाग्याचा दिवस है। आज इस ऐतिहासिक समारोह में हमारे निमंत्रण का स्वीकार करके गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह उपस्थित हुए हैं। माननीय अमित भाई, हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, श्रीमंत शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ ऐसे जाबाज मराठों के साथ लेकर पूरे हिंदुस्तान में पराक्रम का रणतांडव किया था। उनका तूफानी कवि की कुछ पंक्तियां याद आती है। कवि कहते हैं, बाधा ये आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वाला ये, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में, अंधकार में, कलकछार में, घोर घृणा में जीवन के अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
और जिनका 325वां जयंती वर्ष हम धूमधाम से मना रहे हैं, वो परम प्रतापी पंत प्रधान बाजीराव जी के का अनावरण इस राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी के शौर्य भूमि पर हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अहत तंजावर से तहत पेशावर, यानी तंजावर से लेकर पेशावर तक हिंदवी साम्राज्य का श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी ने वो सपना साकार करने के लिए अंतिम सांस तक यत्न किया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वो सपना फिर से साकार करने की क्षमता जिनके नेतृत्व में है, ऐसा सारे देशवासियों को विश्वास है। ऐसे माननीय अमित भाई शाह आज यहां उपस्थित है। उनके कर कमलों से पंत प्रधान अनावरण हो रहा है और हम सब इस सुवर्ण क्षण के साक्षी है। ये हमारा भाग्य है। मित्रांनो, त्यानंतर मी थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय एअर मार्शल भूषणजी गोखले आणि ज्यांच्या अथक प्रयत्नातून आजचा सोहळा संपन्न होत आहे ते प्रतिष्ठानचे सचिव कुंदन कुमार साठे यांना आणि भारताचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांचा आपल्या सर्वांच्या वतीनं यथोचित सत्कार करावा। पेशवाई पगडी, अश्वारूढ पुतळ्याची श्रीमंत बाजीराव पेशवे यांची प्रतिकृती, शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानच्या वतीनं माननीय अमितजींचा या ठिकाणी सत्कार केला जात आहे। यानंतर राज्यसभा खासदार आदरणीय मेधाताई कुलकर्णी यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी अमित भाई शाह यांचा सत्कार करावा। पेशवाई पगडी आणि शाल देऊन माननीय मेधाताई अमितजींचा या ठिकाणी हार्दिक सत्कार करत आहेत। मी श्रीकांतजी नगरकर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे स्वागत करावे। माननीय मुख्यमंत्री यांना या ठिकाणी पुष्पगुच्छ शाल देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांची अश्वारूढ प्रतिमा ही सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेट देण्यात येत आहे। मी मोरेश्वर गांगल यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे यांचा सन्मान करावा। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे। ज्येष्ठ इतिहासकार उदय कुलकर्णी यांनी श्रीमंत बाजीराव आणि पानिपत या विषयावरती लिहिलेल्या ग्रंथांची भेट देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जात आहे। यानंतर मी चिंतामणी क्षीरसागर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांचा सत्कार करावा। माननीय भूषणजी गोखले यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी दक्षिण कमांडर इन चीफ लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांचा सत्कार करावा। थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय भूषणजी गोखले हे
लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांचा सत्कार करत आहे. धीरज सेठ यांनी परमविशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल हे मिळवलेलं आहे. आपण जोरदार टाळ्यांमध्ये त्यांचं कौतुक करूया. यानंतर मी गोखले सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीचे कमांडंट व्हाईस ॲडमिरल गुरुचरण सिंग यांचा सन्मान करावा. माननीय गोखले सर व्हाईस ॲडमिरल गुरुचरण सिंग यांचा सन्मान करत आहेत. त्यांना अतिविशिष्ट सेवा मेडल हे प्राप्त झालेलं आहे. यानंतर श्रीपाद करमरकर हे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री आणि पुण्याचे लोकप्रिय खासदार माननीय मुरलीधर मोहोळ यांचं स्वागत या ठिकाणी करत आहेत. माननीय मुरलीधरजी मोहोळ. पेशव्यांचे वारसदार माननीय पुष्करजी पेशवा यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी माजी खासदार आदरणीय विनयजी सहस्त्रबुद्धे यांचा सत्कार करावा. यानंतर कुंदन कुमार साठे यांना अशी विनंती आहे, महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांना सन्मानित करावे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य नगर विकास परिवहन मंत्री माननीय माधुरीताई मिसाळ यांचाही सन्मान करावा. माननीय कुंदनजी यांना विनंती आहे की राज्यसभा खासदार मेधाताई कुलकर्णी यांना पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात यावे. माननीय मेधाताई कुलकर्णी पुणे शहराच्या रणरागिणी यांचं आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी कौतुक करूया. माननीय कुंदनजींना अशी विनंती आहे की माननीय रवींद्र चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मान करावा. या सर्व सन्माननीय अतिथींचं आपण टाळ्यांच्या गजरात पुन्हा एकदा स्वागत करूया. यानंतर थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानचे सन्माननीय अध्यक्ष एअर मार्शल भूषण गोखले यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. नमस्ते और आप सबका स्वागत है. मंच पर उपस्थित देश के सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय अजित जी पवार, केंद्रीय राज्य मंत्री और पुणे के खासदार माननीय श्री मुरलीधर जी मोहोळ, आईसीसीआर के पूर्व अध्यक्ष विनय जी सहस्त्रबुद्धे, सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह, सभी मान्यवर मंत्रीगण, लोक प्रतिनिधि और थोरले बाजीराव प्रतिष्ठान के पदाधिकारी, सामने उपस्थित हुए साहेब महानुभाव, आज हम थोरले बाजीराव पेशवा के अश्वारूढ़ मूर्ति के अनावरण समारोह में एकत्रित हुए हैं. देश के गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह इतना व्यस्त होने के बावजूद इस समारोह में अपना कीमती वक्त निकाला, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं. आज हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं उस राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, तीनों सशस्त्र सेना के छात्रों को प्रशिक्षण देने वाली दुनिया में एक अग्रसर संस्था है. भारत के साथ साथ दुनिया के विविध देशों के छात्र यहाँ शिक्षण पाते हैं. आज एनडीए में तकरीबन 2200 छात्र हैं, जिसमें वीरांगना भी शामिल है. जब ये छात्र कैडेट मेस से बाहर देखेंगे तो उन्हें 3 अश्वारूढ़ प्रतिमाएं दिखाई देगी. सामने है इस देश के महान ऐतिहासिक विरासत के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा. दाहिनी तरफ महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा और बाईं तरफ अब थोरले बाजीराव जी की प्रतिमा.
इन तीन विशाल मूर्तियों के अलावा यहाँ एक मूर्ति स्थापित है जिसका जिक्र करना जरूरी है, और वो है नरवीर तानाजी मालुसरे जी की प्रतिमा। ये प्रतिमा सिंहगढ़ किले की तरफ देख रही है, क्योंकि सिंहगढ़ किले को शिवाजी महाराज के स्वराज्य में शामिल करने के लिए नरवीर तानाजी ने अपने प्राण न्यौछावर किए। नरवीर तानाजी का जीवन, समर्पण और प्रतिबद्धता एक बेमिसाल उदाहरण है। ये एनडीए के छात्रों को हमेशा प्रेरणा देता रहे। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे कई शूरवीर हैं जिनकी देशभक्ति से सीख मिलती है। इनकी प्रेरणा लेकर एनडीए के छात्र यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करते हुए हर एक जिम्मेवारी में कामयाबी हासिल करते हैं। एनडीए को क्रेडल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। यहाँ छात्रों को 3 साल में प्रशिक्षण में नेतृत्व विकसित किया जाता है। एनडीए के छात्रों में मन में एक हमेशा भाव रहता है, सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। हमारे सशस्त्र दलों की यही विशेषता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर स्वराज्य के संकल्प को पूरा करने के लिए पराक्रम और परिश्रम करने की प्रतीक्षा करने वाले शौर्यवान और पराक्रमी सेनानी थोरले बाजीराव पेशवा हमारे वैभवशाली इतिहास के एक अजिंक्य योद्धा। अपनी केवल 40 साल के जीवन में उन्होंने 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय पाया। उनकी युद्ध नीति की विशेषता थी कि उनकी गतिशीलता। कहा जाता है कि वो घोड़े से कभी उतरे ही नहीं नीचे। वे इतनी शीघ्र गति से हमला करते थे कि शत्रु को सोचने का अवसर ही नहीं मिलता था। रणभूमि में वीरता के साथ साथ सक्षम गुप्तचर रचना और सरप्राइज अटैक ये युद्ध में जीत दिलाता है। पालखेल की लड़ाई तो अलग मिसाल है। इसमें शत्रु का पानी और रसद रोककर सशस्त्र संघर्ष के बिना उन्होंने जीत हासिल की। युद्ध में जल्दी से जल्द कामयाबी हासिल करना आवश्यक होता है। हमारे देश ने भी ऐसे करके दिखाया है। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में मुक्ति बाहिनी को साथ लेकर हमारी सेना ने केवल 14 दिनों में पाकिस्तान को पराजित किया था। थोरले बाजीराव पेशवा के जीवन के ऐसे कई सारे पहलू हैं जिनसे एनडीए के छात्रों को बड़ी सीख मिल सकती है। ऐसे महान सेनानी की प्रतिमा एनडीए में प्रस्थापित करने के लिए मैं कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये प्रतिमा एनडीए में स्थापित करने की इच्छा कैलाशवासी उदय सिंह पेशवा की थी। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र पुष्कर सिंह पेशवा यहाँ मौजूद है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कई लोगों का योगदान है, विशेष करके इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय जी सहस्रबुद्धे, जिन्होंने आप होम मिनिस्टर के और रक्षा मंत्री के साथ में हमें परमिशन दिलाई। मैं आपका आभारी हूँ। मूर्तिकार विपुल खटावकर, जिन्होंने अश्वारूढ़ प्रतिमा बनाने के लिए सखोल अध्ययन किया, और उसके लिए इतिहास अभ्यासक श्री पांडुरंग जी बलकौड़े और आज के कार्यक्रम के सूत्र संचालक श्री मोहन जी शेटे का भी भरपूर सहयोग था। थोरले बाजीराव पेशवा के पराक्रम और शौर्य का जागरण करने के लिए हम प्रतिष्ठान द्वारा हर वर्ष शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह, जिसके नाम पे आज भी बाना टॉप करके सियाचिन में है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा, जिस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस आए थे। कैप्टन ढोंडे, जिन्होंने अकेले बोट से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। अणुशास्त्रज्ञ डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, ऐसे कई महाअनुभवों को आजकल ये पुरस्कार दिया गया है। साथ साथ प्रतिष्ठान द्वारा स्कूलों में जाकर पीढ़ी के छात्रों को, नई पीढ़ी के छात्रों को भारत का वैभवशाली इतिहास सिखाया जाता है। मैं एक बार फिर से गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह का प्रति आभार व्यक्त करके आप सबको शुभकामना देता हूं। जय हिंद। यानंतर मी माननीय माजी खासदार आणि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष माननीय विनयजी सहस्त्रबुद्धे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी त्यांना विनंती करतो।
हम सबके प्रिय नेता, देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्याचे दोन्ही सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी, आमचे नेते स्थानिक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील जी, त्याचबरोबर रवींद्र चव्हाण जी, लष्कराचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बाजीराव पेशवे स्मारक समितीचे अतिशय निष्ठेने काम करणारे सर्व पदाधिकारी, बंधू आणि भगिनींनो, आजचा दिवस याकरता महत्त्वाचा आहे की पराक्रमाची पूजा बांधण्याच्या विषयातला एक बॅकलॉग, मराठीत आपण अनुशेष म्हणतो, तो आज भरून निघाला है। इसका कारण यह है कि यहाँ जो स्मारक बना है, जो मूर्ति जिसका अनावरण माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, वो पराक्रम का स्मारक है। पराक्रम के पीछे प्रतिरोध की जो मानसिकता होती है उसका स्मारक है, और इस प्रतिरोध के लिए जो प्रतिभा की आवश्यकता होती है उसका भी स्मारक है। और इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये विशिष्टता पूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के जितने सारे सिपाही हैं, मैं मानता हूं आज हम सब उनको याद कर रहे हैं, चाहे जिनका उल्लेख हुआ वो तानाजी मालुसरे हो या बाकी कोई हो। और मुझे लगता है कि केवल महाराष्ट्र से और स्वाधीनता के संग्राम में उमाजी नाइक से लेकर उसके पहले लहूजी वस्ताद से लेकर सभी ने जो भी पराक्रम दिखाया, उनके प्रति हमारी ये कृतज्ञता है। और केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे राष्ट्र में लाचित बरफुकान से लेकर कृष्णदेव राय, महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, महादजी शिंदे, अहिल्याबाई होळकर, और कितना अच्छा अवसर है कि ये वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष की पूर्ति का वर्ष है, अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती का वर्ष है। ऐसे वर्ष में ये हो रहा है, महत्व है। आज यहां गृहमंत्री जी का उपस्थित रहना बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस मूर्ति के निर्माण में जितनी सारी बाधाएं आई, समिति के लोग अमित भाई को मिलते गए, मैं उनको सहयोग करता गया, और माननीय अमित भाई शाह ने सारी बाधाओं को दूर किया। मैं बाधाओं का वर्णन नहीं करता क्योंकि आज सफलता का वर्णन करना जरूरी है, और इसलिए मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता के मन में जो भावना है कि अमित भाई शाह ने जिस पद्धति से इस विषय में योगदान दिया, हम कृतज्ञ हैं। मैं आपको बता दूं कि अमित भाई शाह मराठाओं के इतिहास के बड़े अध्ययन करता है, लाइब्रेरी में से, पार्लियामेंट में से किताबें ढेर सारी लेकर अध्ययन करते रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनकी एक बड़ी अच्छी किताब इस विषय में शायद कुछ ही महीनों में हमारे सम्मुख आएगी। अमित भाई, हम सब आपके आभारी हैं। मेरे दो छोटे बिंदु हैं। पहली बात यह है कि रामायण महाभारत से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, उधर असम में लाचित बरफुकान का इतिहास, उसके पहले कृष्णदेव राय का इतिहास, ये सारा इतिहास और इनके पराक्रम की गाथा को हम समेकित रूप में देखेंगे तो ये एक भारतीय समर शास्त्र बनता है, इंडियन साइंस ऑफ वॉरफेयर, इंडियन मिलिट्री साइंस। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारतीय ज्ञान परंपराओं को एक गौरव का स्थान दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि चाहिए कि राष्ट्रीय रक्षा प्रबोधिनी में और अन्य प्रबोधिनियों में भारतीय समर शास्त्र भी जरूर पढ़ाया जाए, क्योंकि हम ये जो समर विज्ञान है, इस मिट्टी की सुगंध वाला ये विज्ञान हमने विकसित किया है। मैं मानता हूं कि इसका भी श्री गणेश स्वाभाविक रूप में शीघ्र हो जाए। दूसरा मेरा आग्रह है, हमारे यहाँ डॉक्टर उदय कुलकर्णी जैसे बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक हैं जिन्होंने मराठाओं के इतिहास को सामने लाया है, अंग्रेजी में भी लाया है। जरूरी है महाराष्ट्र सरकार की मदद से हम इसका विभिन्न भारतीय भाषाओं में, और न केवल भारतीय भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में भी परिचय कराए, ताकि हमारे इन सारे वीर सेनानियों की जो कर्तृत्व की गाथा है, पराक्रम की पराकाष्ठा का जो बहुत सारा इतिहास है, वो विश्व के सामने आ पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम सब मिलकर जरूर आगे कदम बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। मित्रांनो, श्रीमंत बाजीराव पेशवे यांचा देखणा मर्दानी पुतळा येथे स्थापन झाला, त्यामागे अनेकांचे सहाय्य लाभले आहे। त्यापैकी 3 जणांचा प्रातिनिधिक सत्कार माननीय अमित भाईंनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर्वप्रथम आदरणीय अनिरुद्ध देशपांडे, सीटी ग्रुपचे संचालक,
आणि या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये ज्यांनी भरभक्कम असा आर्थिक पाठिंबा दिला होता आणि ज्यांच्या सहाय्यामुळे हा पुतळा आज या ठिकाणी स्थानापन्न झालेला आपल्याला दिसतो आहे, असे माननीय अनिरुद्ध देशपांडे. आपण टाळ्यांचा गजर करूया. यानंतर ज्यांच्या हातातून ही अत्यंत देखणी अशी शिल्पकृती निर्माण झाली असे युवा शिल्पकार विपुल खटावकर. आपले आजोबा DS खटावकर आणि आपले वडील विवेक खटावकर यांचा वारसा समर्थपणे चालवणारे विपुल खटावकर यांनी निर्माण केलेला बाजीराव पेशवे यांचा हा चौथा पुतळा इथे निर्माण होतो आहे. त्याबद्दल विपुल यांचे मनापासून अभिनंदन. ज्या ठिकाणी या पुतळ्याची स्थापना झाली तो सगळा परिसर अतिशय देखणा करणारे आर्किटेक्चर अभिषेक भोई यांनी या ठिकाणी माननीय अमितजींच्या हस्ते आपला सत्कार स्वीकारावा. आर्किटेक्चर अभिषेक भोई. आणि यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी प्रकट करावं. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या अतिशय सुंदर सोहळ्याला मुख्य अतिथी म्हणून लाभलेले भारताचे कणखर आणि कर्मठ गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री आदरणीय अमितभाई शहाजी, आमचे सहकारी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय अजितदादा पवारजी, आमचे दुसरे सहकारी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटीलजी, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित दक्षिण कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल श्री धीरज सेठ, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित श्रीमती मेधाताई कुलकर्णी, श्री रवींद्र चव्हाण, एअर मार्शल श्री भूषण गोखले, श्री विनयजी सहस्त्रबुद्धे, श्री कुंदन कुमार साठे, श्री अनिरुद्ध देशपांडे, श्री पुष्करजी पेशवा, या एनडीएचे कमांडंट व्हाईस ॲडमिरल श्री गुरुचरण सिंहजी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व छत्रपती शिवरायांवर प्रेम करणारे आणि थोरल्या बाजीरावांच्या पराक्रमाने प्रभावित अशा सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की एनडीए सारख्या देशातल्या अतिशय नामांकित प्रबोधिनीमध्ये थोरले बाजीराव पेशवा यांचा पुतळा स्थापित होतोय आणि त्याचं उद्घाटन करण्याकरता ज्याचा उल्लेख विनयजींनी केला, मराठा इतिहासाचे अभ्यासक आणि देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शहा या ठिकाणी आले आहेत. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की ज्या काळामध्ये छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याची ज्योत पेटवली, त्या काळामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये एक प्रकारे परकीय आक्रमकांना आम्ही स्वीकारलेला आहे अशी परिस्थिती होती, किंवा भारतातले अनेक मोठे मोठे राजे राजवाडे हे त्यांच्या अधिपत्याखाली काम करत होते. आणि अशा काळामध्ये आई जिजाऊंच्या प्रेरणेनं
छत्रपती शिवरायांनी सामान्य माणसातली विजिगीषू वृत्ती प्रज्वलित केली, 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्रित केलं आणि एक अशी फौज उभी केली की ज्या फौजेनं मुघली साम्राज्य असेल किंवा त्या काळातले जे चारही आक्रमक होते अशा सगळ्यांना सळो की पळो करून सोडलं आणि स्वराज्याची स्थापना केली. दुर्दैवाने महाराज फार काळ जगू शकले नाहीत, पण त्यांनी सामान्य मराठी माणसामध्ये, त्याच्या रक्तामध्ये जो अंगार फुलवला होता, त्यामुळे महाराजांनंतर ही जी क्रांती होती ती थांबली नाही. छत्रपती संभाजी महाराज असतील, तारा राणी असतील, यांनी ती सुरूच ठेवली आणि त्याच मांदियाळीमध्ये अतिशय वीर असलेले श्रीमंत पेशवे थोरले बाजीराव यांचा जो इतिहास आहे तो छत्रपतींच्या स्वराज्याला आणि साम्राज्याला विस्तारित करण्याचा इतिहास आपल्याला पाहायला मिळतो. मग अशी उल्लेख झाला की 19व्या-20व्या वर्षी पंतप्रधान पदाची सूत्र हातामध्ये घ्यायची आणि 20-21 वर्ष नुसतं लढत राहायचं. 41 लढाया, एकाही लढाईमध्ये पराजय नाही आणि मोगल असो, निजाम असो, पोर्चुगीज असो, सर्व प्रकारच्या शत्रूला नामोहरम करण्याचं काम हे थोरल्या बाजीरावांनी केलं. पश्चिमेमध्ये तर बोलबाला होताच, दक्षिणेमध्ये देखील साम्राज्याचा विस्तार झाला आणि अगदी उत्तरेला आपल्याला माहितीये की काबूलपर्यंत देखील त्याचे जे नवाब होते त्यांनाही हरवण्याचं काम, किंवा या ठिकाणी बंगालपर्यंत सगळं म्हणजे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अशा सगळ्या त्या काळच्या अखंड भारतामध्ये हिंदवी स्वराज्याची आणि मराठा साम्राज्याची स्थापना किंवा त्याचा विस्तार करण्याचं काम हे थोरल्या बाजीरावांनी केलं आणि त्यांच्यावर अतिशय कमी वयामध्ये शाहू महाराजांनी जो विश्वास टाकला होता त्या विश्वासाला सार्थ करण्याचं काम हे त्यांच्या माध्यमातून झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यांच्या लढाईच्या संदर्भात, त्यांच्या रणनीतीच्या संदर्भात अनेक गोष्टी आपल्याला वाचायला मिळतात. मगाशी गोखले साहेबांनी जसं सांगितलं की त्यांच्या लढाईमध्ये वेग ही त्यांची सगळ्यात मोठी रणनीती असायची. आणि असं म्हणतात की जेव्हा मुघली साम्राज्याची सेना एका दिवसामध्ये 8 ते 10 किलोमीटर प्रवास करायची, त्यावेळी अशा प्रकारची सेना थोरल्या बाजीरावांनी तयार केली होती की जी 60 ते 80 किलोमीटर संपूर्ण सेना प्रवास करू शकायची. अशा प्रकारची सेना आणि त्यांचं हे जे युद्ध कौशल्य होतं, आपल्याला माहितीये की मोंटेगोमेरी, जनरल मोंटेगोमेरी जे एक प्रकारे दुसऱ्या महायुद्धाच्या निर्णायक युद्धाचे नायक ठरले आहेत, त्यांनी जगातल्या योद्ध्यांच्या संदर्भात जे पुस्तक लिहिलं त्या पुस्तकात त्यांनी पालखेडच्या लढाईचा त्या ठिकाणी उल्लेख केला आणि स्ट्रॅटेजिकली वन ऑफ द बेस्ट वॉर अशा प्रकारे थोरल्या बाजीरावांचा उल्लेख देखील त्यांनी केलाय. आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थानं आपण जर बघितलं तर इंग्रजांनी आणि त्यानंतर काही प्रमाणात स्वकीयांनी देखील आमच्या इतिहासातल्या अनेक नायकांवर अन्याय केला, किंबहुना आपल्या हिंदवी स्वराज्याचा आणि मराठी साम्राज्याचा इतिहास आपल्या इतिहासातनं डिलीटच करून टाकला. आपल्याला असं वाटलं की मुघलांनंतर थेट इंग्रजच आले आणि त्यांनीच आपल्यावर राज्य केलं आणि त्यामुळे आपले अनेक जे महानायक होते यांचा विसर आपल्याला पडला. पण मला असं वाटतं की आज देशामध्ये पुन्हा एकदा
माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आमचे जे सगळे नायक आहेत, या नायकांना, आमच्या योद्ध्यांना, आमच्या स्वातंत्र्य सेनानींना या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्यांची आठवण करणं आणि त्यांचा इतिहास हा आपल्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि मला अतिशय आनंद आहे की अशाच प्रकारे छत्रपती शिवरायांचे एक सेनानी म्हणून त्याच साम्राज्याचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणारे थोरले बाजीराव यांचा अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा पुतळा हा एनडीए मध्ये या ठिकाणी लागला. मला असं वाटतं की त्यांच्या पुतळ्याकरता एनडीए पेक्षा उत्तम स्थान दुसरं असूच शकत नाही. कारण आमची सामरिक शक्ती ज्या ठिकाणी शिकवली जाते, युद्धनीती जिथे शिकवली जाते, युद्ध कौशल्य जिथे शिकवलं जातं, सैनिकी बाण्याची निर्मिती ज्या संस्थेत केली जाते, अशा संस्थेमध्ये हा पुतळा लागणं हे अत्यंत मला असं वाटतं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या समितीचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. समितीसोबत ज्यांनी पुतळ्याकरता मदत केली, ज्यांनी या ठिकाणी पुतळा तयार केला, ज्यांनी आर्किटेक्ट म्हणून काम केलं, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. विनयजी ज्यांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेतला, त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. आणि विशेषतः आपल्या संपूर्ण मराठा इतिहासावर प्रचंड प्रेम करणारे माननीय अमितभाई शाह यांनी या पुतळ्याच्या निर्मितीमध्ये आलेल्या अडचणी दूर केल्या, त्याबद्दल त्यांचे देखील मनापासून आभार मानतो आणि एनडीएचेही मनापासून आभार मानतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय देवेंद्रजी. आपण आपल्या व्याख्यानामध्ये पालखेडच्या लढाईचा उल्लेख केला. आपल्याला सांगायला मला आनंद होत आहे की बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानच्या वतीनं येत्या काही महिन्यात पालखेडच्या भूमीवरती राष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक आम्ही निर्माण करतो आहोत. त्यासाठी आपले आशीर्वाद आम्हाला हवे आहेत. अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि माननीय अमित भाई हमें संबोधित करें. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान अजित पवार जी, मेरे साथी मंत्री, पुणे के ही जनप्रतिनिधि श्री मुरलीधर माहौल जी, पुणे के ही जनप्रतिनिधि और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, बहन मेघा कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, कुंदन साठे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री पुष्कर पेशवा जी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, और आज बाजीराव पेशवा की वीर मूर्ति को प्रस्थापित करते हुए देखने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पुणे की धरती पर खड़ा हूं। सबसे पहले जिन्होंने गुलामी की काल रात्रि में एक आशा का किरण जगाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं।
पुणे की भूमि एक प्रकार से स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है। 17वीं शताब्दी में भी यहीं से स्वराज की आलेख तंजावुर से अटक तक, अटक से कटक तक पहुंची और जब अंग्रेजों के सामने फिर से एक बार स्वराज के लिए जनता को लड़ने का समय आया, तब सबसे पहला सिंह गर्जना तिलक महाराज ने की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वीर सावरकर ने यही महाराष्ट्र की भूमि से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने देश के लिए कितना कर सकता है, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम वीर सावरकर ने किया। और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा। कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि एक ऐसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले 1 सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा। वो आज हमारा एनडीए। पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं, मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा। मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव और सबसे बड़ी बात युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल
बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी, और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे। बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा, वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था, और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था। मगर शिवाजी महाराज ने सिर्फ हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की, महाराष्ट्र भर के किशोरों के मन में, बालकों के मन में, युवाओं के मन में स्वराज के संस्कार भरने का काम किया। और जब शिवाजी महाराज नहीं रहे, धर्मवीर संभाजी महाराज, वीर ताराबाई, धनोजी, संतोजी, कई सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वराज की ज्योत को बुझने नहीं दिया। मगर जब साहू जी महाराज मुगलों की कैद से मुक्त होकर आए और जब मराठी साम्राज्य के 2 टुकड़े हो गए, सब लोग मानते थे अब शायद कठिन होगा। और उसी वक्त पहले बालाजी विश्वनाथ और फिर श्रीमंत बाजीराव ने पेशवा बनकर शिवाजी महाराज की स्वराज की मशाल को आगे बढ़ाया। श्रीमंत बाजीराव के मृत्यु के 10 साल के अंदर ही तंजावुर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बंगाल होते हुए कटक तक एक विराट हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जो शिवाजी महाराज का कल्पना था, वो करने का काम किया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं, अगर ये स्वतंत्रता की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जो शुरू की और पेशवाओं ने 100 साल तक चलाई, वो अगर न लड़ी गई होती तो आज भारत का मूल स्वरूप बचा ही न होता। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध
ऐसे लड़े जिसमें पराजय निश्चित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी त्वरा से, अपने रण कौशल से, रणनीति से और वीर साथियों की मदद से बाजीराव पेशवा ने कई हारे हुए युद्धों को जीत में परिवर्तित किया। और पालखेड़ की विजय को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि निजाम के सामने यह विजय अकल्पनीय विजय थी। मगर जरा भी रुके बगैर, जरा भी थके बगैर हर जगह जहां जहां गुलामी की निशानी थी वो ध्वस्त कर कर स्वतंत्रता का दीप प्रगटाने की शुरुआत श्रीमंत बाजीराव ने की और सफल भी हुए। कई सारे युद्ध कौशल के अभ्यासु देश और विदेश के सेनानियों ने उनके युद्ध कौशल के लिए ढेर सारी बातें करी हैं, मगर सिर्फ युद्ध कौशल की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, बुंदेलखंड तक, गुजरात तक, तंजावुर तक, मध्य प्रदेश तक, ये सारी स्थान से स्वराज की लौ जलाने के बाद वहां पर इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, धार में पवार, बड़ौदा में गायकवाड़, गोविंद पंत को बुंदेलखंड में, हर जगह चिमना जी का सहयोग लेकर प्रशासन को भी प्रस्थापित करने का काम किया। और एक लंबे समय तक आजादी की लौ जलती रहे, इस प्रकार का काम उन्होंने किया। और मैं तो कलाकारों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बाजीराव पेशवा की इस प्रतिमा को अश्वारूढ़ बनाया है। जदुनाथ सरकार ने बाजीराव पेशवा के लिए काफी कुछ लिखा है, मगर एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म घोड़े के साथ नहीं होता। बाजीराव एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही घोड़े के साथ हुआ है। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। शनिवार वाड़ा का निर्माण, जल प्रबंधन, कई सारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के भी बचे हुए कालखंड में, पूरा जीवन तो युद्ध में गया, जो 4 माह बचता था उसमें भी उन्होंने कई सारे सुधार के काम भी किए। मित्रों, मैंने ढेर सारे ईस्वीसन 1500 के बाद हुए युद्धों को बहुत डिटेल पढ़ा है। मैंने कहीं पर भी ऐसी सेना का वर्णन नहीं सुना जिसमें एक सिपाही और 3 घोड़े की व्यवस्था थी। हर जगह पर घुड़सवार होते थे, एक घोड़ा और एक सिपाही। श्रीमंत बाजीराव की सेना में एक सिपाही पर 3 घोड़े होते थे। घोड़ा थकता था, आराम करता था, सिपाही आगे बढ़ता रहता था और आश्चर्यजनक रीत से बिजली की तरह दुश्मनों पे वो टूट पड़ते थे। उनकी त्वरा से अच्छे अच्छे पराजित हुए। मैं सोच ही नहीं सकता कितनी विकट परिस्थितियों में इतने फैले हुए मकड़ जाल को भेद कर एक के बाद एक 41 युद्धों में कोई कैसे सफलता प्राप्त करता है। कुछ लोग उनको ईश्वर दत्त सेनापति कहते हैं, कुछ लोग उनको अजिंक्य
योद्धा कहते हैं और कुछ लोग उनको शिव शिष्योत्तम बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। कई सारे राजाओं ने प्रचंड युद्ध किए, विजय भी प्राप्त किए, मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो पंत प्रधान थे। उन्होंने कभी भी छत्रपति के साथ अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत करने का बहुत प्रयास किया। अगर आजीवन इतना पराक्रम, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो पेशवा ही रहे। हर युद्ध मातृभूमि के लिए, हर युद्ध धर्म के लिए, हर युद्ध स्वराज के लिए लड़ा। अपने 40 साल के जीवन में एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आने वाले कई सदियों तक कोई और लिख न पाए, ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया। श्रीमंत बाजीराव की वीरता और महानता को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मेरे जीवन में कभी भी कोई निराशा दस्तक देने लगती है तो मुझे हमेशा बाल शिवाजी और श्रीमंत बाजीराव की विचार आता है और निराशा कोसों दूर चली जाती है कि अगर इतनी विपरीत स्थिति में वो लोग ये कर पाए तो हमारा तो दायित्व है। अब सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता है। शिवाजी महाराज की कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है। स्वराज के लिए जब संघर्ष करने का समय था तब संघर्ष किया। स्वराज को टिकाने के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी सेना और हमारा नेतृत्व जरूर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। परंतु स्वराज के साथ साथ महान भारत की रचना भी शिव छत्रपति की ही कल्पना है। एक ऐसे भारत की रचना जो आजादी की शताब्दी जब मनाए तब 2047 में हर क्षेत्र के अंदर, समग्र विश्व में हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना करना ये हम सबका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ, समर्पण और बलिदान, ये तीनों की प्रेरणा लेने के लिए कोई उत्तम व्यक्तित्व हमारे इतिहास में है तो श्रीमंत बाजीराव पेशवा है। आज मैं हृदयपूर्वक वो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको ये विचार आया कि पुणे की ये एकेडमी में श्रीमंत बाजीराव की अश्वारूढ़ प्रतिमा का स्थापना किया जाए। मैं एनडीए को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आने वाले समय के हमारे सेनापतियों और योद्धाओं को बाजीराव पेशवा के जीवन कवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मौका दे दिया गया। मैं विनय जी को भी कहना चाहता हूं कि विनय जी, आपने माइक में कहा कि भारत के सभी भाषाओं में ये इतिहास को भावानुवाद कर कर भारत की हर भाषा के बच्चों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप सुझाव दे रहे हैं, मुझे लगता है सब लोग सुझाव ही देंगे तो होगा क्या। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप ही शुरुआत करिए तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने विकास भी और विरासत भी, ये सूत्र जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमारे
हजारों साल पुरानी संस्कृति में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो हजारों साल तक हमें प्रेरणा दे सकते हैं। वो इतिहास को हमारे युवाओं के लिए, हमारे योद्धाओं के लिए उपलब्ध कराना ये बहुत जरूरी है। फिर से एक बार इस मूर्ति की स्थापना के लिए जिन जिन का योगदान रहा है, आर्थिक योगदान रहा है, कलाकारों का योगदान रहा है, एनडीए का योगदान रहा है, वो सभी को मैं बहुत मनपूर्वक आभार मानकर मेरी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। माननीय अमित भाई, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यानंतर प्रतिष्ठानचे सचिव माननीय कुंदन कुमार साठे आभार प्रदर्शन करत आहेत। आज का दिन थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठान के लिए गर्व का दिन है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े अतिथियों के साथ हमारे बाजीराव पेशवा प्रतिमा का अनावरण एनडी में हो रहा है। बाजीराव जी की एक युद्ध नीति, कभी वो हारे नहीं, अजय योद्धा थे और इनकी प्रतिमा देश के जो स्कूल में जिसमें योद्धे तैयार होते हैं, ऐसे एनडीए में खड़कवासला में उनकी प्रतिमा होती है। और मैंने विनय जी को ये बात बताई थी और विनय जी ने मुझे कहा था कि ये काम सिर्फ अमित भाई कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा मौका आया और हम दोनों दिल्ली में उनको मिलने गए और अमित भाई ने कहा ये काम आगे जाना चाहिए। और उसके बाद चौथे दिन प्रतिष्ठान के अकाउंट में प्रतिमा का जो राशि था वो जमा हो गई थी। इसलिए मैं अमित भाई शाह का बहुत सम्मान के साथ आभार मानता हूं और उन्होंने जो हमें साथ दिया उनके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। जो विनय जी सहस्रबुद्धे ने ये प्रवास में जो प्रतिष्ठान का प्रवास था उसमें विनय जी सहस्रबुद्धे का बहुत हाथ था, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूं। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस प्रतिष्ठान में हमेशा हमें साथ देते हैं और अभी उन्होंने जो पालखेड़ का बात जताई, जो पालखेड़ में अभी काम चालू है हमारा, तो कभी उन्होंने आके देखना चाहिए। और अभी मैं उनको आमंत्रित करता हूं, पालखेड़ का जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो उसका अनावरण विनय देवेंद्र जी फडणवीस करे, ऐसा उनको मैं आमंत्रण देता हूं। उसके बाद हमारे प्रिय डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे, हमारे दादा यानी अजित दादा पवार, हमारे और एक दादा जो सब संस्थाओं को, पुणे के सब संस्थाओं को जो बहुत बड़ी मात्रा में मदद करते हैं, ऐसे हमारे चंद्रकांत दादा, उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। चंद्रकांत दादा हमारे लिए सब हमेशा मदद करते हैं, उनके लिए। फिर हमारी मेधाताई जो हमारे साथ हमेशा कार्यकर्ता जैसे काम करती है, हमारे लिए बहुत मेधाताई आगे रहती है, हम उनके पीछे रहते हैं। और सबसे अच्छे जो मुरलीधर जी मोहड़, हमेशा आपको दिखेंगे कि वो हंस के आपको बुलाते हैं और हंस के आपको वापस भेजते हैं। ऐसे मेरे मित्र और मेरे मार्गदर्शक मुरलीधर जी मोहड़, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनका मैं आभार मानता हूं। एनडीए के जो अफसर है, सब अफसर, कमांडेंट ऑफिसर जो है मैं एनडीए के, उनके भी मैं आभार मानता हूं। और पुणे शहर के पालक मंत्री अजित दादा पवार, इनका आभार मानता हूं। और जिन्होंने ये सूत्र संचालन किया, जो मेरे मित्र मोहन शेटे, इनका भी मैं आभार मानता हूं। और आगे का सूत्र मोहन शेटे जी को देता हूं। धन्यवाद। या सर्व कार्यक्रमामध्ये माननीय कुंदनजी साठे यांचाही सिंहाचा वाटा होता। आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करूया आणि यानंतर राष्ट्रगीतासाठी आपण सर्वजण जागेवरती उभे राहूयात। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।